अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारण। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। सैलाब की सूरत हाल की नाजरीन बात करें तो कहीं ऊंचे दर्जे का सैलाब है, कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ताहाल सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। अब अगर हम बात करें तो जनूबी पंजाब में जो है तबाही मचा रहा है ये सैलाब, और उसके बाद सिंध में भी ये सैलाबी रैले दाखिल हो रहे हैं। अगर हम बात करें जलालपुर पीरवाला में तो ये चनाब और सतलुज ने तबाही मचाई है। वहाँ पर सैलाबी रैले सिंध में दाखिल हो रहे हैं। ख़ासतौर पे गुड्डू बैराज का कल कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है रैला ये दाखिल हो जाएगा, और उस हवाले से सिंध हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमने इंतज़ामात किए हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से हम बात तो कर रहे थे कि खुराक का एक बहरान पैदा हो जाएगा, कि फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें अब सप्लाई चेन मुतासर होने से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं। आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ती हुई हमें नजर आ रही हैं। आम आदमी को क्या मुश्किलात हैं इस वजह से, और हुकूमत कैसे इसको कंट्रोल करेगी, इस पर हमने बात करनी है। सैलाबज़दा इलाकों में अगर हम बात करें, पंजाब की सिर्फ बात करें तो अब तक के आदादो शुमार के मुताबिक 1,58,000 जो अफराद हैं, जो मुतासरीन हैं, उनमें कोई ना कोई अमराज जो हैं पाए जा रहे हैं। डायरिया की बात कर लें, हम बुखार की बात कर लें, कुछ स्किन एलर्जीज हो रही हैं। तो इस हवाले से अभी तक जो आदादो शुमार सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास की हम बात करेंगे, कुछ दीगर सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले एक चीज़ पे बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि जी फसलें तबाह हो गई, उसकी वजह से खुराक का एक बहरान आने वाला है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई चेन टूटने की वजह से, सप्लाई मुतासर होने की वजह से आटा महंगा हुआ है, दीगर जो अशिया खुरोनोश हैं वो महंगी हुई हैं, टमाटर महंगा हो चुका है, आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। आपको गवर्नमेंट कुछ करती हुई नज़र आ रही है कि वो कैसे इसको टैकल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुकूमत जिस तरह आज अडयाला में एक वाक़या हुआ है जी, उसी तरीके से एक्शन फौरी ले तो ये सब कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, अगर ये उसी तरीके से एक्शन लेगी जिस तरह हलीमा आपा पे जो हमला हुआ उसकी FIR आज तक दर्ज नहीं हो सकी, और दूसरी FIR हुई वो ज़्यादती, वो फौरी दर्ज हो गई, तो फिर कुछ नहीं होगा। बात यह है कि अभी तक लिया क्या गया है एक्शन, मुझे बता देना ज़रा। आपने 3 सब्जियों का नाम लेके अपनी जान छुड़ा ली। आपने 3 सब्जियों या 4 सब्जियों का नाम लेके कि ये महंगी हो रही है, मुझे एक सस्ती सब्जी दिखा तो दे। नहीं, सप्लाई चेन मुतासिर, सब कुछ मुतासिर हुआ ना। एक चीज़ सस्ती दिखा देना मुझे, एक चीज़ मुझे सस्ती दिखा दें, एक दुकान पर मुझे छापा दिखा दें, एक जगह मुझे दिखा दें जहाँ पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। आइए आपको दिखाएं जाके, आज बारिश हुई है जहाँ पे कैंप लगे हुए, उन कैंपों की क्या सूरत हाल है। आप जाके देखें जिन जो शहर बचे हो उन शहरों की क्या सूरत हाल है। क्या गुजरात से 2 दिन पानी निकल गया था? नहीं, आज फिर बारिश हो गई। मैं पूछ रहा हूँ, निकल गया था? नहीं। तो आप सरकारी फुटेज बना के भेज दें और क्या जनाब ये देखें सब अच्छा हो गया। क्या सियालकोट से पानी निकल गया था? क्या आज फैसलाबाद में जो पानी खड़ा है वो निकल गया? क्या आज लाहौर में जो पानी खड़ा है निकल गया? क्या आज दूसरे शहरों में जो पानी खड़ा निकल गया? जरा जाके उन लोगों के हाल देखें। अगर आप जुर्त कर सकते हैं तो वो फुटेज चलाएं कि एक राशन लेके ट्रक आ रहा है, दुनिया सैकड़ों की तादाद में पीछे भाग रही है, रुस्वा कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। आप कहते हैं चेन मुतासर हो गई। भाई इनके पास दुनिया की कौन सी चीज नहीं है? किस तरीके, क्या इनको नहीं पता था ये सैलाब इस तरह आएगा? क्या इनको नहीं पता था ये सारा कुछ होगा? हुकूमत नाम किसका है, मशीनरी नाम किसका है? क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? बाकी हर जगह पे मशीनरी इस्तेमाल हो जाती है, बाकी हर जगह पे हर चीज हो जाती है, यहां पे क्यों नहीं हुई? गोंगलू जिसे आप शलजम जिसे आप जी, मैं गोंगलू इसलिए कह रहा हूं सारे समझ जाए। हाँ जी, शलजम जिसे आप भैंसों को डाल रहे थे 650 रुपए किलो है, घिया 700 रुपए किलो है, बैंगन 300 रुपए किलो चले गए हैं, टमाटर 150 रुपए से ऊपर चले गए हैं, प्याज महंगा हो गया है। कोई एक सब्जी ऐसी नहीं है, इवन वो कहते थे धनिया दे देते थे साथ। हाँ जी, साथ दे देते थे, अब नहीं देते, उन नाल ना बदुआ में ही देंदे ने। हर चीज महंगी हो गई है, और हम यहाँ पे बैठ के ना सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, हम तारीफों के बुल बांध रहे हैं। जनाब बहुत कुछ हो गया, हमारे पास एक ही फिक्र है, बिरयानी की बोटी है ऐसी ना। अच्छा, अज़मा बुखारी साहब कह रही है सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं है, हम कोशिश तो कर रहे हैं। हुकूमत किस चीज की है?
किसी चीज पर भी किसी का इख्तियार नहीं है, किसी चीज पर भी किसी का इख्तियार नहीं है। इनका इख्तियार है किस चीज पर, ये बता दे, उस पर बात कर ले। इनका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार है किस चीज पर, चाहे वो केपी हुकूमत है, चाहे वो सिंध हुकूमत है, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, चाहे बलोचिस्तान हुकूमत है, ये बता दें कि इस चीज पर इख्तियार है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं ना। वो इख्तियार बता दे, इख्तियार है किस पर, मुझे सिंपल सी बात बता दें। जी जी, ये सारी चीज़ों का इल्म, बेशक सैलाब पर इख्तियार नहीं है, ठीक है, इस पर तो इख्तियार था ना कि सैलाब की ज़मीन पर कोई कब्जा ना करे। हाँ जी, क्यों तमाम करने दिया? हुकूमतों का, तमाम हुकूमतों का, तमाम जितनी हुकूमतों को मैं कह रहा हूँ, क्यों हाँ जी। करने दिया? इस पर तो इख्तियार था ना, हम डैम बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाए? इस पर तो इख्तियार था ना कि हम भारत की तरफ से आने वाले पानी को, किसी वक्त भी आने वाले पानी को रोकने के लिए मुतबादल नहरें बना सकते हैं, हमने क्यों नहीं बनाई? इस पर तो इख्तियार था ना कि जनाब हम इसका अवाम जो है उसको घरों से निकालने का वक्त से पहले जबरदस्ती बंदोबस्त कर ले, ये हमने क्यों नहीं किया? इस पे इख्तियार तो था ना कि जनाब उन्हें सिर्फ एक छोटा सा खेमा लगाकर रखने की बजाय सरकारी इमारतें खाली कराते, बड़े बड़े गेस्ट हाउस खाली कराते, होटलों को किराया देते, वहां पे उनको रखाते। इस पे तो इख्तियार था ना, क्यों नहीं किया? इस पर तो इख्तियार था ना कि जिस दिन पहले दिन सैलाब आया तो फौरी तौर पर हम उन सब्जियों का जहीरा कर लें और सब्जियों मंडियों में पहुंचाने का सबब पैदा कर लें। ये कोई एक दिन की बात है? क्यों नहीं किया हमने, जब हमें आज भी पता चल रहा है कि जनाब मजीद पानी आ रहा है और हम सिर्फ फोटो सेशन तक रह गए हैं? आइए जरा निकल के मैदान में चलते हैं, आइए जाके वहां पे प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे लोगों के खैमे लगे हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा। और बिठाएं एक वजीर को साथ। मैंने कहा था किसी एक दिन, चाहे किसी भी सूबे का वजीर हो, उसे एक रात सुलाए उन खैमों में जहाँ इतने इतने मोटे मच्छर हैं, उन खैमों में जहाँ पर बारिश हो तो खैमों के अंदर पानी आ जाता है, उन खैमों में जहाँ पर कोई वजीर के जाने पे अच्छा खाना मिलता है और वजीर के ना जाने पर वहाँ पर फाके होते हैं। जाके देखें तो सही, जरा उन जगहों को देखें। कभी आपने सुना है? मुझे बता देना जरा कि ये इतने इतने बड़े, मैंने नहीं कहा, मुसद्दक मलिक साहब ने कहा था ना कि 10 बड़े रिजॉर्ट को बचाने के लिए बाकी तो मुसद्दक मलिक साहब से पूछा आपने? मुसद्दक मलिक साहब तो खुद हेल्पलेस नजर आए, जिस तरह बाकी लोग नजर आ रहे हैं वो तो ऐसे शिकायत कर रहे हैं जैसे हुकूमत में नहीं है। साहब ने जो बात की थी वो खुद हेल्पलेस है। ठीक है, तो फिर मुझे आप क्या बात कर रहे हैं? फिर हम भी हेल्पलेस हैं अगर वो लोग हेल्पलेस हैं? नहीं, हम नहीं है। अच्छा, हम बोलने की हद तक तो है ना। हमारा जो काम है हम वो करेंगे, बोलना चाहिए। यहाँ पर तो आलम ये है कि हम आज बड़ी मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, हमें बड़े याद आ रहे हैं कि फलाह हो गया, फलाह हो गया, फलाह हो गया। नहीं याद हमें कि कितने मीडिया पर्सन थे जिन पर क्या क्या पाबंदी, ज़बानबंदी होती थी हर दौर में। अच्छा, नहीं ठीक है साकिब साहब, अगर हम बात करें जो है नए साल का आगाज़ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उस हवाले से जो है आज फुल कोर्ट इजलास भी हुआ, कुछ जजेस वहाँ पर नहीं पहुँचे, फिर खतूत भी आ गए। ये जो नया साल होगा, इस साल में आप देख रहे हैं कि यूनिटी कायम होती हमें नज़र आएगी सुप्रीम कोर्ट में? एक तो हमजा आज 2 किस्म के इवेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक जो नया अदालती साल है वहाँ एक पुरवकार तकरीब हुई जिसमें चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदगान ने स्पीचेस की। और दूसरा जो बड़ा इवेंट था वो फुल कोर्ट की मीटिंग थी जिससे 4 जज जो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, वो उसमें नहीं गए, उन्होंने बाइकाट किया। अगर पहले इवेंट की हम बात करें तो पहले इवेंट में बहुत सारी बातें जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अपने क्रेडिट के तौर पर बताई और सुप्रीम कोर्ट के कोई फैक्ट्स फिगर जो है वो हमारे सामने रखे। उसमें एक हैरान कुन जो चीज़ हमारे सामने आई है वो जो है वो हमारे सुनने वाले भी कश्मकश में चले जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल 1 साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लगे होते हैं उसमें 16,000 इल्तवा की दरखास्तें आई हैं वकला की जानिब से। और जो पिछला साल था, तो अभी जो साल गुजरा है 2024-25 तो इसमें 56,000 आई हैं, मतलब 16,000 और 56,000 और जजमेंट्स की दरखास्तें जो है वो आई
सुप्रीम कोर्ट में केसेस इल्तिवा के लिए, तो ये बहुत गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस, जिनकी लोगों के केसेस हैं, ये उनसे पूछने वाली बात है। या हम कोर्ट रिपोर्टर जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा करता है, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, फैसले होते हैं, साल साल लग जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में एडजमेंट्स जो है वो आना बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो छोड़ा है। एक और बात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से 6 माह में वो कुछ इक़दाम करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाकायदा तौर पर एक तरीक़ाकार, एक मेकनिज़म, एक ज़ाब्ते के तहत जो जुडिशरी में इस्तेमाल है वो जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि आला अदलिया के जजेस के फैसले करती है, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स, मतलब आला अदलिया के जजेस को अगर वो घर भेज सकता है इदारा तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसमें 201 जो शिकायत मौजूद थी, जिसमें 64 के फैसले हो चुके हैं, 72 जो है वो मेंबरान के पास स्क्रूटनी के लिए मौजूद हैं और 65 जो है अभी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अगर हम दूसरे मीटिंग की बात करें तो उसमें पिछले दिनों भी हमने बात की थी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5-6 दिन पहले 6 सवालात जस्टिस याहिया अफरीदी उनके सामने रखे थे और उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। आज फिर यह हुआ कि फुल कोर्ट की मीटिंग थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनमें जो तरामीम की गई थी, उन तरामीम का मामला उस जो फुल कोर्ट मीटिंग में रखा गया था। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक, ये 4 जजेस, इन्होंने खत तो लिखा लेकिन उस मीटिंग में नहीं आए। अब अगला सवाल ये है कि क्या इनके ना आने से मीटिंग ने कुछ असर लिया या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने असर लिया? असर भी उन्होंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि जो एलामिया इस फुल कोर्ट मीटिंग के बाद जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने उन तरामीम को देखा है, उसके फर्दर जो है वो उसको देखा जाएगा। अगर कोई उसमें मुशावरत होती है, तजावीज़ आती हैं, तो हम गाए बगाए उसको देखते रहेंगे। तो अदलिया के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हमने बात की थी, पिछले हफ्ते फुल कोर्ट थी, आज सुप्रीम कोर्ट में थी। दोनों जगहों पे हम देख रहे हैं कि एक तकसीम है जजेस में और मुख्तलिफ आरा भी हैं और खुल के इजहार भी हो रहा है, खतूत जो लिखे जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर क्रक्स की बात की जाए तो अदलिया में सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, अदलिया में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। इसमें मैं एक इजाफा करना चाहूँगा। ठीक है, इन्होंने एक ITNE है अदारा जो सहाफ़ियों के लिए बड़ा बेहतरीन अदारा है जी। उसके एक जज साहब है शाहिद साहब। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ITNE के जो जज साहब है शाहिद साहब, उन्होंने इतने ज़्यादा फैसले दिए सहाफ़ियों के हक़ में कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और उसकी पता आपको उसका इनाम उन्हें क्या मिल रहा है जी? उसका इनाम उन्हें यह मिल रहा है कि फौरी तौर पर उनको उनकी सीट से हटा दिया जाए। जब अदलिया के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे मामला चल रहे हों तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। शाहिद साहब ने ITNE के जज है, सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों के लिए ये काम किया सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर यही नज़र आ रहा है कि जो रवां साल है जिसका आगाज़ हुआ है इस साल का, इसमें भी हमें टेंशन नज़र आ रही होगी सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर मामलात पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक जानिब सैलाबी सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मुझे बानी PTI ने हिदायत की है, उनका हुक्म है, इस वजह से जलसा करने का ऐलान करेंगे। पेशावर में ये जलसा किया जाएगा और उन्होंने कहा कि 5 रोज़ पहले ये बता दिया जाएगा कि जलसा कब होगा, किस वक्त होगा, किस मकाम पर होगा। इसके अलावा PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले 13 अरकान असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी से निकाल दिया गया है, जिसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल हैं। और एक और मामला ये है कि अडयाला जेल के बाहर हालात कुछ गर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रोज़ पहले भी वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और आज भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब। बैरिस्टर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं, आज जो वाक़या पेश आया बाहर गुफ्तगू करते हुए आपने जानने की कोशिश की, हुआ क्या, क्यों इतनी गर्मा गर्मी की गई? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्रैंकली मैंने जानने की तो नहीं उस तरह के किसी से बात हुई हो, मगर वही इमेजेस देखे हैं जो सोशल मीडिया के तहत तो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है।
और बज़ाहिर इसी तरह लगता है कि अलीमा खान साहिबा बात करना चाह रही थी मीडिया से, उन्हें प्रेस टॉक शुरू की तो सवाल करने की एक सहाफ़ी ने कोशिश की और वही चीज़ बदमज़गी में बदल गई। जी साकिब साहब, क्या हुआ आज? ये उमैर साहब कह रहे हैं मैंने पता करने की तो कोशिश नहीं की है, लेकिन हालात काफ़ी गर्म हो गए थे और सवाल करने पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल। बिल्कुल, सवाल तो होते रहते हैं, तनकीद भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि एजेंडे के तौर पर भी बाज़ औक़ात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवालात होते हैं और वहाँ पे बदमज़गी भी बाज़ औक़ात हो जाती है सख्त सवालात की वजह से, डायरेक्ट सवालात की वजह से। सब कुछ होता रहता है, लेकिन तशद्दुद जो है या किसी को मारना, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई अगर कोई चीज़ नहीं है। मतलब उसको आप तैयब बलोच हों या कोई भी साफ़ी हों, वो उसकी राय का आप जब वो इख्तलाफ रखते हो, उनकी राय मुख्तलिफ हो, उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो, वो एथिक्स को फॉलो ना कर रहे हो, सहाफ़ती एथिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि उनको ये तशद्दुद का निशाना बनाना कैमरों की मौजूदगी में, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरा सवाल फिर वही जो न्याजी साहब से उनके सामने ये रखना है कि एज ए पीटीआई खुद जो है वो इसका शिकार हुई। पीटीआई के लोगों के साथ जो है वो पिछले 3 साल जो हुआ, हर बंदा जो है वो उसकी मजम्मत करता रहा है, उसको जो है वो अच्छे अल्फाज से नहीं जो है वो पुकारा गया। तो पीटीआई बतौर जमात इसको कैसा देख रही है? पीटीआई ये तो नहीं कहेगी कि ये तशद्दुद बिल्कुल ठीक हुआ। क्या आप समझते हैं कि ये तशद्दुद ठीक हुआ? अगर नहीं ठीक हुआ तो क्या आप कहते हैं कि ये काबिल मज़म्मत है? नहीं, बेशक, बिल्कुल आप जिस तरफ की अक्कासी करना चाह रहे हैं, देखें कब तशद्दुद तो किसी फॉर्म में भी जस्टिफाइड नहीं है। एक इंसान की तज़लील करना, तज़हीक करना, ये किसी भी माशरे में उसकी गुंजाइश किसी तरह से भी होनी नहीं चाहिए और कोई उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं देता। मगर बुनियादी तौर पे देखें, आपने जैसा कहा सहाफ़ती असूल, ये वो सारी चीज़ें बिल्कुल देखनी चाहिए। मगर ख़ुद आप देखें, अभी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुँची कि इस इवेंट का पर्चा भी दर्ज हो गया। हालाँकि उससे पहले जो अलीमा बाजी के साथ हुआ, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मतलब एक वो फिज़िकल असॉल्ट थी, उसका आज तक हुकूमत पंजाब ने कुछ नहीं किया। वो ठीक है, मगर तहरीक इंसाफ को रियलाइज़ करना चाहिए कि एक मुश्किल माहौल में वो ऑपरेट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये सहाफ़ी के साथ नहीं, देखें सहाफ़ी एक मीडियम है, ठीक है, आप किसी ने अगर सहाफ़ी का लिबादा भी उड़ा हुआ है उससे कोई एतराज़ नहीं, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर पीटीआई की लड़ाई है निज़ाम के साथ। इस तरह के इवेंट बुनियादी तौर पे डाइवर्जन क्रिएट करते हैं असल इशू से। असल इशू है क्या? असल इशू है, मसला है अलीमा ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकसद है जो अलीमा ख़ान साहिबा के साथ हुआ उससे तवज्जो उठाना। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने उस मौके को जो है ना कूली अगर ज़्यादा डील कर ले तो आज ये वो डाइवर्जन ना क्रिएट होती। और उस डाइवर्जन क्रिएट होने की वजह से देखें, इमरान खान का मैसेज वाहिद इस वक्त लाने वाली अलीमा खान साहिब है और वो मैसेज बहुत जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। और इसी वजह से देखें, पहले उनके बच्चों को उठाया गया, बाद में उन पर फिज़िकली असॉल्ट किया गया। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिरी बात है हमें भी बड़े दिल के साथ सोचना चाहिए और इस तरह के इक़दाम की कोई किसी तरह की जस्टिफिकेशन खैर मैं तो नहीं पुट करूँगा। आप समझते हैं कि पीटीआई की बतौर जमात इस पे कोई वाज़े पॉलिसी, मौक़िफ़, बयान, प्रेस रिलीज़ आनी चाहिए? देखिए, ये तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का काम है और इस पे फिलफोर आनी चाहिए और पार्टी का मौक़िफ़ भी उस पे सामने रखना चाहिए कि क्यों इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने की कोशिश की। बाकी देखें, इवेंट हो जाते हैं, माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाती है, चीज़ों को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। बाद में फिर अपनाऊंगा कि लड़ाई निज़ाम के साथ है, फोकस उस तरफ करें, इर्द गिर्द की डाइवर्जन में नहीं हमें पड़ना चाहिए। अच्छा, एक और जो सवाल है जो आज इमरान खान साहब के हवाले से भी आया कि आज वहाँ पे तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और उस समाअत के बाद अलीमा खाना मिली, वहाँ से मीडिया से बात भी की इमरान खान साहब ने। एक सवाल वो बार बार कर रहे हैं, अब उस पर जो बैरिस्टर सैफ हैं उनकी अपनी एक वजाहत कर रहे हैं कि ऑपरेशन के हवाले से कि ऑपरेशन ना होने दिया जाए, ऑपरेशन को रोका जाए। अब पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या सोचती है? क्या ऑपरेशन हो रहा है या ऑपरेशन नहीं हो रहा या क्या है? मतलब वहाँ से बाजौड़ में जो लोग, कुछ लोगों ने नकल हरकत की, नकल मकानी भी की वहाँ से,
तो इमरान खान साहब की इस डायरेक्शन को आप कैसे देखेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब का तो ऑपरेशन के लिहाज से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है हमेशा। देखें, जब वज़ीरिस्तान ड्रोन हमले हो रहे थे तो इमरान खान वो थे जिन्होंने पूरा एक काफ़िला लीड किया। हालांकि टांग से हम लोग वापस मुड़े थे, और क्यों मुड़े थे कि थ्रेट्स थी, मगर इमरान खान अपने मौके पे उस वक्त भी क्लियर थे, आज भी क्लियर थे। इमरान खान को रियलाइजेशन है कि देखें, आप अपनी आवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। आवाम का इंटरेस्ट क्या है? देखें, आवाम ये नहीं चाहती आवाम को दहशत गर्दी सपोर्ट कर रही है। आवाम का मौक़िफ़ ये है कि दहशत गर्दी के आड़ में उनको ना डिस्प्लेस किया जाए। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन तो पहले भी चल रहे थे, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन पे तो कोई एतराज़ नहीं कर रहा। एतराज़ किस चीज़ पे है कि आप लार्ज स्केल ऑपरेशन करके लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं, लोगों के नुकसान, जानी माली नुकसान का अपनी, अगर आप कहें कि आप टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन अटैक कर रहे हैं, तो जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है उसका नज़ला किस पे गिरेगा? ANP की सियासत सबके सामने है कि ANP किस तरह से ख़त्म हुई और क्या तहरीक इंसाफ उस तरह का अपना फेट करना चाहती है। इसलिए इमरान खान का उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है, और इमरान खान ने इसीलिए ये पेशावर के जलसे का कहा। ठीक है जी। राना साहब, एक सवाल और ले लीजिएगा कि इसमें जो इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से नेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ, हमने भी सबसे पहले खबर दी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, वो एक ख़ास मेडिकल रिपोर्ट है जो पिम्स के मेडिकल बोर्ड की है, उसकी बुनियाद पर तो PTI के अंदर खाने क्या चल रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से या उनके कान की जो बीमारी के हवाले से जो बात वो मेडिकल बोर्ड या उसकी रिपोर्ट बता रही है, क्या उस पे जा रहे हैं या PTI कुछ और सोच रही है कि जिस तरह वो कहते हैं नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये सारा झूठ बोल रहे हैं? देखिए, इमरान खान का अल्लाह का शुक्र है कि बुनियादी कोई सेहत का मसला नहीं। मतलब आप कहें कि वो खान साहब के प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, कोई इस तरह का नहीं। खान साहब को मतलब ब्लड प्रेशर तक की कोई नहीं, इस तरह की कोई शिकायत। खान साहब का डेंटल इशू बना हुआ काफ़ी अरसे का, और जब साइफ़र का ट्रायल चल रहा था तब भी दरख्वास्त दी गई थी उनकी अपनी पर्सनल डॉक्टर के भाई वो विज़िट करें, वो अलाउ भी हुई थी। आज तक एक्सेस नहीं दी गई। खान साहब के शौकत खानम के डॉक्टर कितने महीने हो गए, एक्सेस नहीं दी गई। देखें, आप ख़ुद देख लें कि एक बंदे को आपने जेल में रखा हुआ है, आप उसकी तस्वीर से इतने परेशान हैं कि आप कह रहे हैं कि पिम्स का बोर्ड भी किया है। पिम्स का बोर्ड उधर जा सकता है क्या? खान साहब को नहीं ला सकते क्या? शौकत खानम के डॉक्टर्स की मौजूदगी में प्रॉपर अस्पताल में एक चेकअप, थॉरो चेकअप नहीं हो सकता क्या? अगर रूट कैनाल होनी है तो रूट कैनाल नहीं हो सकती। कान का दर्द, कोई कान का पर्दा तो नहीं ख़राब ना, बेसिकली तो डेंटल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आप क्या कर रहे हैं कि साहबका वज़ीर आज़म है, आप खाली पेन मैनेजमेंट पे चला रहे हैं कि जी गोलियां दे दी और चला दी। भाई, एज ए ह्यूमन बीइंग एक खान साहब के राइट्स हैं, हम सब के राइट्स हैं, वो कम अज़ कम जो है ना देने चाहिए। बाकी जो है ना, हम इस चीज़ पे जाएं, खान साहब तगड़े हैं, वो तगड़े ही रहेंगे, उन्हें ये बीमारियां या है भी नहीं, और वो निज़ाम की बीमारी ठीक करने के लिए तैयार भी हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कि इस वक्त दरियाओं में जो बहाव है पानी का और सतह है, उस हवाले से हमने बात करनी है। और कसूर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तनवीर शाहिद मौजूद हैं, जबकि भावल नगर से तारिक हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। पहले कसूर का रुख कर लेंगे। तनवीर, आप हमें आगाह कीजिएगा, फिर से खबरें आ रही थी कि जी भारत की जानिब से मज़ीद पानी छोड़ा जा रहा है, पानी की सतह नीचे नहीं आ रही है, बहाव कितना है, और ये भी बताइएगा कि पानी की सतह क्या है हेड गंडा सिंह वाला पे खुसूसी तौर पर। जी बिल्कुल, अगर पानी की बात की जाए तो सतलुज में एक दफ़ा फिर तुगयानी आ गई है। 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन 10,000 क्यूसेक पानी अभी जो है वो बढ़ चुका है। हट गंडा सिंह के मुकाम पर किकर पोस्ट पर जो है पानी का बहाव 3,19,000 से जो है वो अब 3,27,000-29,000 के दरमियान हो चुका है, और पानी की सतह जो है वो 23.70 फीट से बढ़कर 24 फीट के करीब जो है वो पहुँच चुकी है। क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। तेज़ बहाव की वजह से मुख्तलिफ जहाज जो है, क्योंकि मुसलसल 2 दिन से जो है वो इसकी सतह
3,11,000 रही है और बहाव बहुत तेज रहा है। दर्जनों घर जो है वो ज़ेरे आब हैं, वो गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों का कहना है कि हमारा नुकसान जो है वो मजीद ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जिन देहात में, जिन बस्तियों में, जिन घरों में पानी दाखिल हो चुका है, वहाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मकानात गिरते जा रहे हैं। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो सफाई से मिटते जा रहे हैं। जो पहले 300 एकड़ के करीब जगह थी, अब वो 400 एकड़ के करीब जो है वो पहुंच चुकी है, बल्कि अदादोशुमार इससे भी ज्यादा होते जा रहे हैं कि जो सफाई हस्ती से जमीन मिट चुकी है। जरी जमीन की अगर बात की जाए तो 90,000 एकड़ के करीब जो है वो जरी जमीन मुतासर हुई है। पहले जो है 50,000 थी, 60,000 थी, अब जो है वो इसकी तादाद भी जो है वो जरी जमीन की बढ़ती जा रही है। दरिया जैसे जैसे इसमें तुगयानी है और ठहराव होने के बावजूद पानी का बहाव बहुत तेज है। मुख्तलिफ जगह पे जो फासली बंद टूटे थे, मुख्तलिफ देहात में जो पानी दाखिल हुआ था, उनकी तादाद भी अब 155 हो गई है और लोग जो हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो लोग अब तनवीर मुतासर साहब, हुए हैं। कसूर के इसका कितने इससे देहात मजीद बढ़ हैं, गई। कसूर और इर्द गिर्द के कितने देहात हैं जो अब तक महफूज हैं, जिनको खतरा कोई नहीं, और कितने ऐसे देहात हैं जो खतरे में? राना साहब, अगर खतरे की बात की जाए तो जब दरिया सतलुज सरहदी इलाके से निकलता है तो कंगनपुर के एंड तक जो दरियाई बेल्ट के हैं देहात हैं जो 4 से 5 किलोमीटर पीछे भी हैं, वो भी खतरे से अब खाली नहीं है। उनमें के अंदर भी जो है वो पानी है। हाँ, जो कसूर से अगर बात की जाए, सिटी की अगर बात की जाए बाबा बुल्ले शाह के शहर की, तो यहाँ से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर जो है वो पानी रह गया। जो मान गांव हमारा आता है गंडा सिंह वाला रोड के तरफ, इससे आगे जो है वो खेतों में पानी है, फसलों में जो है वो पानी आ चुका है, क्योंकि गंडा सिंह के करीब से जो इंडिया ने अपने बंद तोड़े थे, जिससे JCP के अंदर पानी आया था परेड ग्राउंड से, वो परेड ग्राउंड वाला पानी जो है वो 2 मुस्लिम मकामात से 8 हज़ारीपुर से जो है वो तोड़ के पानी जो है वो 1955 के बाद अब जो है वो मुख्तलिफ देहात की तरफ रुख कर रहा है। जो यूनियन कौंसल हुसैन खां वाला है वो मुकम्मल पानी में उसकी फसलें डूबी हैं। उनमें कई देहात ऐसी हैं जिनके घरों में पानी और घर जो है वो गिरते जा रहे हैं। पहले जो है वो बस्ती वल्ले वाला थी जो शदीद मुतासर हुई थी, जो सफाई हस्ती से मिट चुकी थी। इसी तरह छोटी छोटी बस्तियां जो हैं वो भी अब जो है वो उनका नुकसान होना शुरू हो चुका है। ठीक है, आप तनवीर हमारे साथ ही रहिए। भावल से तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, आप बताइएगा भावल नगर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं सैलाब की? जी बिल्कुल, जो ये अभी सूरत हाल है पूरे भावल नगर में 3 तहसीलें हैं, जो मिंचनाबाद तहसील, भावल नगर तहसील और चिश्तियाँ तहसील, जो दरिया सतलुज की जो है ना बेल्ट में है। और इन तीनों तहसीलों के 143 जो मौज़ात वो मुतासर हुए हैं और तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं और हज़ारों एकड़ जो है फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त 50,000 से ज़ायद जो मवेशी हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अभी भी बहुत सारी जो आबादियां हैं वहाँ पर जहाँ आर्जी बंद लगे हुए थे वो टूट रहे हैं, पानी का तेज बहाव है और उनसे जो आबादियां उनके अंदर पानी दाखिल हो गया और लोगों के जो है ना वो जिंदगियां बिल्कुल मुतासर होकर रह गई हैं और वो अभी भी महसूर हैं। और जो शहर के करीब इलाके हैं वहाँ तो फ्लड रिलीफ कैंप मुतहर्रक हैं, लेकिन जब हम बात करें बेल्ट के अंदर की तो वहाँ जो आबादियां हैं वहाँ जो है ये फ्लड रिलीफ कैंप जो है उनकी कोई भी रिलीफ के हवाले से हमें इंतजाम नजर नहीं आ रहे। ये कौन सी फसल थी आपके यहाँ पे जो इतने देहात मुतासर हुए हैं? इसमें कौन सी ऐसी फसल थी? क्योंकि जनूबी पंजाब के हवाले से कई फसलें जो है वो बड़ी अहम फसलें होती हैं, बल्कि हर फसल ही अहम होती है, लेकिन कौन सी फसल ज़्यादा मुतासर हुई है? यहाँ जो है तिली की फसल और धान की फसल और उसके अलावा जो है मकई और चारा जो है मवेशियों का ये बुरी तरह मुतासर हुआ है। और ये जो है तकरीबन 150 किलोमीटर की जो हेड सलेमान से शुरू होकर जो है हासिलपुर तक जाती है जिला भावनगर की, ये इसके जो है 173,000। जी ठीक है, बड़ा नुकसान हुआ है। तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें बाहर से आगाह कर रहे थे। तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया कसूर से। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। बात करें हुकूमत की तो हुकूमत को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। खुसूसी तौर पर ये सैलाब के हवाले से देख लें
तो इस चैलेंज का सामना है, उसके बाद लोगों को आबाद करना है, और फिर जो महंगाई का तूफान आ रहा है उस चैलेंज का भी सामना है। साथ ही ऑपोजिशन के हवाले से भी चैलेंज का सामना यकीनी तौर पर होगा कि जब ये सैलाब की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। तो दूसरी तरफ हम ये मामला देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वैसे तो बाकी चीज़ों में एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सियासी जब मामला हो हमें उसमें एक्टिव नज़र आते हैं। सैलाबी सूरत हाल में भी उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए, इस पर क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन अभी हमें वो नज़र आए कि बांग्लादेशी मुशीर बराए मजहबी उमूर से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये सब क्या हो रहा है, किसी जगह वो एक्टिव हैं, किसी जगह इनएक्टिव हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो इस पर कमेंट कर दें, जुज़वी तौर पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, कहीं पर एक्टिव हो जाते हैं, कहीं पर इनएक्टिव हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरपरस्त हैं और पेट्रन हैं, और इस वजह से जहाँ वो समझते हैं मुनासिब वो एक्टिव हैं, जहाँ वो समझते हैं कि हुकूमत जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पर वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो मेन गाइडलाइन है दोनों हुकूमतों को सूबे में और मरकज़ में, वो मियां नवाज शरीफ साहब ही देते हैं, और जो मेजर फैसले हैं पार्टी के, ये जो नशिस्तें होती हैं मरी में और दूसरी जगहों पर, वो ही उसको लीड कर रहे होते हैं और वही उसकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। तो बाकी मामला जो आपने शुरू में कहा ना, जो इस वक्त मसला सबसे बड़ा है वो है सैलाब का और बारिशों से जो इलाके मुतासर हुए हैं। मैं खुद इस वक्त सैलाबी इलाके में आया हुआ हूँ, भावन नगर के अंदर, और यहाँ पर दो किस्म की जो है ना आफात आई हुई हैं। एक तो ये कि कभी इतनी बारिश यहाँ पे नहीं पड़ी कि जिस तरह से पूरी 6R 9R नहरों के ऊपर पानी इस तरह खड़ा है कि आप समझ लेंगे कि किसी दरिया के किनारे आप खड़े हुए हैं। यानी मैं सोच भी नहीं सकता था ज़िंदगी में कि बारिशों का भी इतना पानी आ सकता है और इतनी तबाही बचा सकता है। फिर नीचे चले जाएं अतार के इलाके में, आगे सुखरुज के साथ साथ वो सैलाब वहाँ पर बहुत सख्त आया हुआ है, और बाकी शहरों में भी यही हाल है, जिस तरह के हमने सुना है चिन्नौड में, जंग में, सियालकोट में। तो हुकूमत के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं जो इंतजामिया है। इजाज़ साहब, ये तो सबको पता जो आप बता रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इस इम्तिहान में, इस मुश्किल तरीन मरहले में किसी हद तक अवाम को कुछ रिलीफ देने में कामयाब हुई है? देखिए, रिलीफ की बात जहाँ तक है ना, वो कुछ हुकूमत कर रही है, कुछ मुखैर हजरात कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके में मुमकिन ही नहीं है कि खाली हुकूमत जो है वो एकदम से रिलीफ दे सके। ये पानी उतरेगा, फिर अभी AC और DC जो है वो तखमीने लगा रहे हैं फिलहाल कि भाई कितने गांव 100% मुतासर हुए हैं, कितने 90%, कितने 70%। तो फिर जब वो जाएंगे आगे हुकूमत के पास, फिर फाइनेंस के पास, फिर वो कुछ पैसे रिलीज करेंगे, तो फिर यहाँ पर वो लोगों की इमदाद शुरू होगी। फिलहाल तो जो लोग फंसे हुए हैं पानी से, उनको निकालना ही बहुत बड़ा एक मुश्किल मरहला है और कोशिश की जा रही है। फिर जिनको निकाल कर उनके जानवर लेकर जाते हैं, उनके घरों में पीछे जाके डकैतियाँ हो जाती हैं। तो लोग बहुत सख्त परेशान हैं। ये मतलब बजाय इसके कि हम ये कहें कि हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत को चाहिए कि वो हंगामी हालात के अंदर इस वक्त फुल टाइम जो है, देखें सबसे बड़ी बात राणा साहब मैं आपको बताऊं क्या बात यह है कि लोकल बॉडीज है ही कोई। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल जमातें क्यों घबराती हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने से। मैं ये तजवीज़ दी है और दे रहा हूँ कि भाई नॉन पार्टी करा दो। अगर कोई कहे कि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी के साथ है, उसको नाअहल कर दो। लेकिन आज अगर लोकल बॉडीज होती तो सारे काउंसलर, सारे चेयरमैन अपने अपने इलाकों को संभाल लेते हो। अब यहाँ पर बिल्कुल एक खला है, कितने MPA, कितने MNA, कितने एरिया के अंदर जाके। अच्छा इजाज़ साहब, आप जिस पार्टी के इत्तेहादी हैं, सबसे ज़्यादा हुकूमत इस पंजाब के अंदर जहाँ की आप बात कर रहे हैं उन्हीं की रही है, और क्या उन्होंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था जो आप आज मसला उठा रहे हैं? दूसरा, क्या फूड सिक्योरिटी एक
लॉन्ग इसकी होती है ना, एक प्लानिंग होती है, क्या उस पर आज तक काम नहीं किया गया था? क्योंकि एहसन इकबाल कहते हैं कि हम 25 साल पीछे चले गए हैं। अगर हम 25 साल पीछे चले गए हैं तो फिर तो पंजाबी में कहते हैं साढ़े तो पल्ले ही कख नहीं रहा। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरी बात ये है कि अदारे बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हमने, NDMA है, PDMA है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए NDMA जो है ना, वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, हमें डरा के चला जाता है। नहीं, इस वक्त जो अगर कोई काम कर रहा है पंजाब के अंदर तो रेस्क्यू 1122 वाले कर रहे हैं। देखें जो मेरे वो भी आपकी हुकूमत में नहीं बना, जो जानों पे खेल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी हुकूमत में बने हों, हमारे मतलब मुखालिफ तरीन हुकूमत में बने हों, लेकिन ये एक अच्छा काम किया परवेज़ इलाही साहब ने, इसको शुरू किया था और इसको दाद देनी चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप इसको गौर से देखें और इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करें कि फौरी तौर पर इस मुल्क के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने चाहिए। ये सियासी जमातें कुछ कतराती हैं इससे कि अगर हम करवाएंगे तो ये कोई हमारे मुखालिफ आगे ना बैठ जाएं, और फिर लोकल बॉडीज़ को चलने भी नहीं देते ये, क्योंकि इख्तियारात जो है ना वो फिर MNA से निकल के चीफ मिनिस्टर से निकल कर, अगर अब ये बात अगर हमने की है तो अगर वो परवेज़ मुशर्रफ वाला ओरिजिनल जो लोकल बॉडीज़ का मसवदा था, अगर वो मनोहन अमल दरामद हो जाता उस पर, तो आज मेरे ख्याल में इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के मेजॉरिटी जो है ना मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। जब चेयरमैनों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नर की एक किस्म की समझा जाता और उसके मतहत आपके ये सारे अदारे होते और उनकी ACR आपका जो है वो चेयरमैन जिले का लिख रहा होता, तो फिर सब ने कोऑपरेट करना था। ठीक है एजाजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।